नमस्कार दोस्तों। पहली बात तो यह है कि आप लोगों के बीच में जो शख्स खड़े हैं इनका नाम है अभिषेक। अभिषेक रैंक 42 लाए हैं और एसडीएम बन गए हैं। अभिषेक बीसीडब्ल्यू से कैसे एसोसिएटेड है वो खुद ही आपको बता देंगे। और ये इससे बहुत महत्वपूर्ण मैंने और बहुत महत्वपूर्ण भी नहीं है कि कहाँ से एसोसिएटेड और कैसे पढ़े हैं। ये मिलने आए और आप लोग का क्लास चल रहा था और कुछ लोग का एग्जाम खत्म हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि जो आप लोग डाउट पूछते हैं कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है, आप लोगों को बता दे। वह इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था कि जब 70वीं बीपीएससी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें पेपर का लेवल बहुत डाउन था। तो पहला इनसे हमने कमिटमेंट लिया है और जो भी आ रहे हैं उनसे कमिटमेंट लिया है कि अगर अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करें तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। तो आपको कबूल है ना? एकदम इनको कबूल है। दूसरी बात कि जो 70वीं बीपीएससी का प्रश्न पत्र था तो लेवल थोड़ा सा नीचे था, तो इनका नंबर जो प्रीलिम्स में था 116 नंबर उस समय भी था। ट्राई टू अप्रिशिएट दिस। जब पेपर का लेवल डाउन था तो 116 था, तो हम आप कह सकते हैं कि वन लाइनर पूछ रहा था, इसीलिए हमने बोला कि आप लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब 71वीं बीपीएससी हुआ तो पेपर का लेवल अप था, उसमें भी इनका नंबर 116 था। सो इट इज इमैटेरियल कि whether the questions were factual in the nature or they were conceptual in the nature। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर कंसेप्चुअल आए फिर भी आप हैंडल कर लें, फैक्चुअल आए फिर भी आप हैंडल कर लें। और अभी एसडीएम बन गए हैं, ठीक है। तो बाकी ये माइक और ये स्पेस आपको देते हैं कि आपको जो पूछना है पूछ लें। और अभिषेक को बहुत शुभकामना। हम लोग को जो माला वाला पहनाना था पहना चुके हैं और अभी जो सम्मान समारोह होगा उसमें आएंगे अभिषेक। ठीक है, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ आप सभी लोग अभी टेस्ट कंप्लीट हुआ है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। और मेरी जर्नी तो ठीक है, वो इंटरव्यूज़ आपको आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आप लोग का डाउट ले लूँ, क्योंकि आप लोग के मन में जो सवाल अभी चल रहे हैं उनका रिड्रेसल ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी आपका क्रूशियल प्रीलिम्स जस्ट एक मंथ, मुझे लगा 26 जुलाई, तो अभी आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये एक टाइम है, इसमें आप किसी और चीज़ के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। मेंस इंटरव्यू कोई हो, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 26 जुलाई पे फोकस करना है। तो कुछ डाउट्स हो तो आप पहले ले लें, उसके बाद अगर कुछ होगा, कुछ बचेगा तो मैं फिर उसको और शेयर करूँगा। एक सेकेंड, बताइए। नहीं, एलिमिनेशन मेथड तो आपका फर्स्ट रिसॉर्ट तो नहीं होना चाहिए ना, वो सेकंड रिसॉर्ट है। तो आपका पहला फोकस वो होना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट मैं वो अपना जो भी 1 घंटे या सवा घंटे में जो आप पूरे पेपर का 150 क्वेश्चन गो थ्रू करेंगे, वो फर्स्ट राउंड में तो आप एलिमिनेशन नहीं करेंगे ना। फर्स्ट राउंड में तो एटलीस्ट आप जो कॉन्फिडेंट से पढ़ के गए हैं, जो क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये तो मैं जान रहा हूँ, जान रही हूँ, तो आप तो उसको अटेम्प्ट लेंगे पहले। तो पहला तो ये चीज़ है कि एलिमिनेशन इज द सेकेंड रिजॉर्ट, उसको फर्स्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ नहीं करना है। टेस्ट सीरीज में भी ये हैबिट बनाइए, तभी वो स्कोर बढ़ेगा। अगर आप पहले ही राउंड में एलिमिनेशन में लग जाएंगे तो आप अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे कितने क्वेश्चन मेरे एकदम से करेक्ट हैं, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में आप अटेम्प्ट किए हैं उसकी एक्यूरेसी आपको 90% 95% लाना होगा, तभी वो फिर रिजल्ट। क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में ही गलत बन रहा है तो सेकंड राउंड में एलिमिनेट करेंगे तो और कहाँ जाएगा स्कोर। तो कोशिश ये करिए कि पहले अटेम्प्ट में मैं जितना मैक्सिमम वो कर सकता हूँ अटेम्प्ट, जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट फर्स्ट राउंड में जब पेपर कंप्लीट होगा। आई थिंक सब लोग ये तरीका ही ले रहे होंगे कि एक बार तो क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं, जैसे करें, पहले हिस्ट्री करें, पॉलिटी करें, मैथ करें, जो भी करें। तो उस चीज़ को बढ़ाना है। अगर आप आज के टेस्ट में 70 क्वेश्चन कर रहे हैं, 75 क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में, तो ये अगले टेस्ट में इम्प्रूव होना चाहिए, 80 होना चाहिए, 85 होना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है एलिमिनेशन की। तो एलिमिनेशन का तो ऐसा कोई फास्ट ट्रैक रूल नहीं है। एलिमिनेशन एक पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। पहला तो चीज़ ये है किसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ रहा है, उससे वो एलिमिनेट कर रहा है, तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ। हो सकता है मुझे उसमें कुछ और कीवर्ड दिखे, उसको उनको कुछ और कीवर्ड दिखे, कुछ और फैक्ट दिखे जिससे वो एलिमिनेट कर लें। लेकिन कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि अगर 3 स्टेटमेंट है तो बहुत ही रेयर चांस रहता है ऑल 3 करेक्ट अगर ऐसा हो जाए। देखिए ये, बट मैं फिर ये इस चीज़ में नहीं जाऊँगा कि ये एक तरीका है और एलिमिनेशन का कोई रूल नहीं है, बट आप वो हैबिट ले आएंगे तो एलिमिनेशन से प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ने लगेगी आपकी। वो आप अपने नॉलेज से बैक करिए। ब्लाइंड एलिमिनेशन, ब्लाइंड तुक्का नहीं जाएगा, वो आप मान के चलिए गलत होगा। 3 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट अगर आपने छांट लिया है
4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन, एक ऑप्शन आपने छाट लिया है, आपको उसको अटेम्प्ट लेना है, उसको आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये एग्जाम अटेम्प्ट लेने का ही है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं लेंगे तो सिलेक्शन वहीं खत्म हो जाएगा। पहले तो अटेम्प्ट तो लेना ही पड़ेगा, वो सही हो गलत हो जो भी हो, क्योंकि अगर आप 100 अटेम्प्ट लेके आ रहे हैं, आप कुछ भी करके आपकी एक्यूरेसी 80-85% से ऊपर नहीं जा सकती है। वो आप अपने टेस्ट पेपर में भी देख सकते हैं, बहुत बिरले होंगे जो 90-95% एक्यूरेसी लेके आएंगे। तो 100 अगर करेक्ट किए, वहाँ पे 80% एक्यूरेटी है, 100 अगर अटेम्प्ट लिए, 20 क्वेश्चन गलत हो गया, 6 नंबर और माइनस कर दिए तो 75 नंबर पे आ गए, तो कैसे होगा रिजल्ट? आप देख रहे हैं 70वीं में जब पेपर इजी है तब भी कट ऑफ वही है, 71वीं में पेपर टफ है तब भी कट ऑफ वही है। तो आपको तो टारगेट करना है कि हमको 3 डिजिट में मेरा स्कोर आए, तभी तो आप प्रीलिम्स देने के 2-3 दिन के बाद जो रिलैक्स करना है उसके बाद सीधा आप मेंस में लग जाइएगा। उस जब डोल्ड्रम में आप एक बार फंस जाएंगे कि पता नहीं पीटी होगा कि नहीं होगा, तो पीटी और मेंस के बीच का जो गोल्डन आवर होता है वो आप लूज कर देंगे पीटी के रिजल्ट के इंतजार में। तो वो चीज़ कैसे खत्म होगा? जब आपका स्कोर 3 डिजिट में है, कोई भी कट ऑफ जाए वो 3 डिजिट को क्रॉस कभी नहीं करेगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन में कट ऑफ तो 108 भी गया है बीपीएससी का, तो वो अलग ही केस था। आज के डेट में वो नहीं करेगा, कट ऑफ इसी के अराउंड होवर करेगा जो भी होवर कर रहा है। तो मुझे लगता है एलिमिनेशन एक हैबिट है जिसको आपको टेस्ट सीरीज से बूस्ट करना है। आप खुद को ट्राई करिए, अलग अलग लॉजिक लगाइए, कुछ डेटा को रिफ्लेक्ट करिए। इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन है इकोनॉमी का, उससे डाटा है तो डाटा है। अब अगर एग्रीकल्चर का जीडीपी आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ दे दिया है वो तो जान नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो एलिमिनेशन वहां से लाइए, कुछ डाटा से सब्सटेंस करिए, कुछ डेट है वहां से एलिमिनेट होता है नॉर्मली, डेट गलत देगा कहीं, वो 2 ऑप्शन में एलिमिनेशन में देखिएगा इसका डाटा उसमें, उसका डाटा इसमें यूज करता है ऑप्शन में, नाम में भी यूज करता है कि हाँ भगत सिंह इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे और चंद्रशेखर आजाद इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, वो इंटरचेंज। तो वो है मैथ्स में है कहीं अगर 0 ऑप्शन, वो सब में भी मतलब वो प्रैक्टिस से आएगा। टेस्ट सीरीज लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, देखिए पीवाईक्यूज में कैसे आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, उसको टेस्ट करिए रियल एनवायरनमेंट में। और कोई? हाँ बताइए आप। रिवीजन समझ गया मैं। अभी के डेट में फोकस आपका ओनली एंड ओनली रिवीजन पे होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप स्टैटिक पार्ट का कोई नया सोर्स तो मुझे नहीं लगता है कि अभी आप पढ़ पाएंगे। ऑलरेडी आप अब स्टैटिक तो पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लो, जो भी आपका पुराना सोर्स है जहां से आपने पढ़ा है। अगर कोई फर्स्ट टाइमर है तो जो भी सोर्स आपने डिसाइड किया है उसको कर लीजिए, जितना जल्दी हो कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट का टाइम आप करंट में ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि करंट एक ऐसा चीज है जो आपको लास्ट मोमेंट में देखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देख के जाओगे डेटा गलत हो जाएगा एग्जाम में। इकोनॉमिक्स से देख रहे हो 71 का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से माइन्यूट डेटा सब लेके आ रहे हैं। तो रिवीजन, जहां तक रिवीजन का सवाल है, आप जो भी स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जिसका वेटेज जितना ज़्यादा है उसको रिवीजन का टाइम भी उतना ज़्यादा देना होगा। आपके पास जो भी सोर्स है आप उस पर ब्लाइंडली फोकस करिए, आप बिलीव करिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है पीवाईक्यू उठाएंगे बोलेंगे तो मेरे कॉपी में क्वेश्चन है ही नहीं, मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन उसका कोई लिमिट नहीं है। आप अगर उसके पीछे भागेंगे तो फिर वो अनलिमिटेड है, उसका कोई लिमिट तो है नहीं। कोई भी क्वेश्चन, क्या अभी 71वीं में एक क्वेश्चन था जो बाद में डिलीट किया बीपीएससी, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप उसको कहाँ से तैयार करेंगे? कुछ राम बख्त सिंह ऐसे क्या कुछ नाम था उसमें, तो वो सब तो आएगा ही, आप उसके लिए तैयारी थोड़ी कर पाएंगे, वैसे तो कोई लिमिट ही नहीं है। जो भी सोर्स है उसको फिक्स करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और हर बार टाइम कम होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री पहली बार रिवाइज किया 5 दिन में या 1 दिन में या 2 दिन में या 10 घंटे में, जितने भी टाइम में आपने रिवाइज किया, सेकंड रिवीजन उससे कम टाइम में होना चाहिए, थर्ड रिवीजन उससे कम टाइम में होना चाहिए, ताकि डी डे से पहले आप 2 दिन के अंदर इंटायर सिलेबस एक बार एटलीस्ट देख पाओ। उसके लिए आपको खुद को तैयार रखना है, क्योंकि बिना रिवीजन के आप एग्जाम में बैठेंगे नहीं कर पाएंगे। रिवीजन आपको करना है, सोर्स को फिक्स करिए, बार बार एक ही सोर्स को रिवाइज करिए। आप अलग अलग चैनल पे जाके, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पीडीएफ्स कलेक्ट करना और ये सब। एक पीडीएफ देखिए कि हाँ दिख गया, हाँ ये सही लग रहा है, अपने आप को ट्रस्ट करिए, जो भी सोर्स है उसको ट्रस्ट करिए और उसके साथ जाइए, कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसको मॉक में टेस्ट करिए। अब कुछ ऐसा ही आप फॉलो कर रहे होंगे जहाँ से एकदम ही कुछ और ही पढ़ा रखा है उसमें, तो एक अलग ही बात है। मुझे नहीं लगता है कि उस सिचुएशन में कोई होंगे। तो आई थिंक आपका डाउट यही था। हाँ बताइए।
थैंक यू, थैंक यू। नहीं तो आपका जो स्टैटिक नॉलेज है वो तो टेस्ट सीरीज में टेस्ट हो रहा है ना, वो कोई नया चीज थोड़ी टेस्ट हो रहा है। वहां तो हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा हर टेस्ट में, साइंस का 30 क्वेश्चन मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, जो तो वो तो आप जो रिवाइज कर रहे हैं वही तो यहाँ टेस्ट हो रहा है। ओके, नहीं आप सेक्शनल टेस्ट का बात करें, अभी तो आप फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ओके, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं वो ठीक है, मैं आपका डाउट समझ गया। देखिए टेस्ट एक प्रोसेस है आपके नॉलेज को ही और रीइंफोर्स करने का। आपको कोई नया चीज पढ़ाने का ये टेस्ट नहीं है। टेस्ट आपके पढ़े हुए चीजों को और अच्छे तरीके से कंक्रीटिंग करने का है, रीइंफोर्स करने का है। तो हाँ, और मैं ये क्या कह रहा था, हाँ कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस लो हो जाता है, क्वेश्चन टफ मिल जाते हैं। तो वही बात है, द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो आप उस वे में नहीं लीजिए कि मेरा परफॉर्मेंस गिर गया। टेस्ट आपके परफॉर्मेंस को जज करने के लिए तो है ही नहीं, वो तो आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए है। आप यहीं खुद को जज करेंगे तो यहाँ से आप जजमेंट मत लीजिए। और जहां तक स्टैटिक नॉलेज है, मान लिया जाए आपका जो डाउट है कि आपने पढ़ के आया स्टैटिक जो भी है, हिस्ट्री रिवाइज करके आया, लेकिन यहाँ हिस्ट्री का क्वेश्चन कुछ और मिला, हमारे जो भी स्टैटिक नॉलेज है उससे सॉल्व नहीं हुआ, दैट इज नॉट एन इशू। आप अपने नोट्स को उस जो नया इंफॉर्मेशन वहां मिला, मान लिया जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कुछ क्वेश्चन था, कुछ ऐसा फैक्ट था उसमें जो आपको जानकारी में नहीं था, यही हो सकता है स्टैटिक नॉलेज में कुछ नया आ गया, वो फैक्ट आपने नहीं पढ़ा है, फैक्ट ही आएगा स्टैटिक में, कॉन्सेप्ट तो कहीं कहीं क्या ही आएगा। तो उस फैक्ट को उठा के अपने नोट्स में प्लग करना है आपको, ताकि अगर वही फैक्ट सेम रिपीट हो मेन एग्जाम में तो ऐसा ना हो कि फिर वहां पे फैक्ट आप मिस करें। तो टेस्ट में जो टफ क्वेश्चन मिल रहे हैं उससे अपने नोट्स को पैच करना है, वो पैच करना बहुत जरूरी है। टेस्ट सीरीज देने का मतलब कभी नहीं है कि आप अपने परफॉर्मेंस को जज करिए, आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे उससे, आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, उससे उससे लेसन लेंगे और अगले टेस्ट में सेम गलती करने का कोशिश नहीं करेंगे। एनालिसिस बहुत जरूरी है, हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे आप जाएं घर पे टेस्ट देके, यू जस्ट एनालाइज योर टेस्ट सीरीज पेपर। एनालिसिस ऐसे नहीं कि हाँ देख लिए कितना गलत कितना सही, वैसे नहीं, आप उसको सेगमेंट वाइज डिवाइड करिए, थोड़ा 1 घंटा समय लेगा वो आपका, खाएगा वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हो जाएगा, लेकिन दीजिए वो 1 घंटा आपको हो सकता है 5 नंबर बढ़ा देगा एग्जाम में, 2 नंबर बढ़ा देगा, तो बहुत है। आप उसको पार्ट वाइज डिवाइड करिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन, और हमको लगता है कि बीसीडब्ल्यू के टेस्ट सीरीज में तो वो हिस्ट्री का मेन एग्जाम में भी वैसे ही रहता है, हिस्ट्री एक जगह रहता है फिर पॉलिटी, फिर ऐसे मिक्स तो शायद नहीं ही रहता है, बहुत कम रहता है। आप उसको एनालाइज करिए, कितनी गलतियां हुई, फर्स्ट राउंड में मैंने कितना अटेम्प्ट लिया, ये सारा एनालिसिस आना चाहिए आपको। मैंने फर्स्ट राउंड में 1 15 मिनट में 75 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, उसमें मेरे इतने सही इतने गलत, वो प्रोबेबिलिटी 80 85 90 होना चाहिए आपका। फर्स्ट राउंड में गलतियां कम होनी चाहिए, अगर फर्स्ट राउंड में गलतियां हो रही हैं तो योर रिजल्ट इज एट स्टेक। उस चीज को आप एनालिसिस करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। फिर आपने आपने जो भी तुक्का मारा, जो भी बहौंच आया, सबकॉन्शियस माइंड से जो भी आंसर निकला, जैसे वो कह रही थी एलिमिनेशन से, तो उसको फिर आप देखिए कि मैंने एलिमिनेशन से मारा, तुक्का से मारा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रेट निकल रही है। आपको अटेम्प्ट लेने से नहीं डरना है, टेस्ट सीरीज में तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम अटेम्प्ट करो, खुद को टेस्ट करो, देखो कि मैं ले सकता हूं कि नहीं, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके नहीं आ सकते एग्जाम से, आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट वहीं पे डिसाइड हो जाएगा। आपको तो अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, 125 क्रॉस करना ही है आपको, जैसे करो, अगर रिजल्ट चाहिए इंश्योर्ड है एकदम तब, क्योंकि वो आप कितना भी कर लो आपका वो गिरना ही है एवरेज। अब वो एक ऐसी इंसान के पास आ ही नहीं सकती, हम मशीन तो नहीं है, कंप्यूटर तो नहीं है ना।
नहीं, वो था, मैंने देखा है वो पेपर। ये अभी थोड़ा सा ट्रिकी पोजीशन पे है ये साइंस वाला पोर्शन। बट मुझे जहाँ तक फील होता है AEDO वाज ए डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट एग्जाम। दैट वाज BPSC CCE इज ए कंबाइंड एग्जामिनेशन, जिसमें अलग अलग सेवा में लोग रिक्रूट होते हैं। बहुत देखा, 70 में 22 पोस्ट थे, टोटल सेवा थी अलग अलग। AEDO वाज ए स्पेशलाइज्ड एग्जाम, जिसमें वो एजुकेशन ऑफिसर रिक्रूट कर रहे हैं जो वहाँ टीचर पढ़ा रहा है 12th को, उसको रेगुलेट करेगा जाके ब्लॉक में। बेसिकली उसका बॉस होगा जो 12th का टीचर है। तो मुझे जहाँ तक लगता है फिलॉसफी ये रही होगी कमीशन की कि एटलीस्ट TRE में जो पेपर सेट कर रहे हैं उससे तो एक लेवल ऊपर रखें। आई थिंक ये सारी फिलॉसफी कुछ और भी रही होगी कि सिंगल टायर एग्जाम है तो पेपर को ऐसा सेट किया जाए कि एक्चुअल स्ट्रेंथ टेस्ट हो। यहाँ तो मेंस और इंटरव्यू है नहीं, जो टेस्ट करना है वही टेस्ट करना है, तो इस वजह से भी पेपर का टफनेस आ सकता है। मैं ये अपना ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, बट इस पे अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। बट इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि उस लेवल का तो CCE में शायद नहीं रहेगा। बट आप वहाँ से AEDO के पेपर से डायमेंशन को टच कर लीजिए। आप अगर उसने माइक्रोबायोलॉजी टच किया है तो आप माइक्रोबायोलॉजी जो भी NCERT का जिस्ट वगैरह या क्लासरूम में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वहाँ से एटलीस्ट ओवरव्यू, एटलीस्ट, क्योंकि अगर BPSC ने उस टॉपिक को टच करा है, भले क्वेश्चन टफ कर दिए हों, लेकिन हो सकता है CCE में भी टच करे और क्वेश्चन ईजी ले आए, क्योंकि वो तो एक टॉपिक से कैसा भी टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आप डायमेंशन को एक बार कोशिश करें कि हम कवर कर लें। AEDO का जो भी पेपर का डायमेंशन था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उसके क्वेश्चन के डेप्थ तक आप जाएं, बट एक ओवरव्यू रखें, थोड़ा एक सबकॉन्शियस मेमोरी डेवलप करें कि हाँ अगर नौबत आ गई वैसी तो कम से कम डर एक मन में ना रहे और कुछ तो अटेम्प्ट ले पाए। देखिए करंट अफेयर्स के सोर्सेस के लिए जहां तक है, मतलब मटेरियल की तो कमी नहीं है कहीं भी। वो आप जाओगे डेली 10 टाइप का मटेरियल दिख जाएगा। आप जो भी सोर्स फॉलो करिए, कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है, अगर नोबेल प्राइज पढ़ा रहा है वो सब में मिलेगा। हमको नहीं लगता है कि करंट अफेयर का कोई भी मटेरियल आप कंपेयर कर लीजिए 80% कंटेंट तो सेम ही मिलेगा आपको। तो मटेरियल इज इरेलीवेंट, कंटेंट इज रिलीवेंट। आपको कंटेंट के पीछे जाना है। आप ब्लाइंडली कोई भी मटेरियल उठा लो, कोई भी मटेरियल रेपुटेटेड उठा लो, जो ट्रेंड बना है मार्केट में उसके साथ चलो, और उसके पीछे मत भागो कि ये मटेरियल वो मटेरियल। अगर आप BCW के साथ हैं तो BCW जो मटेरियल दे रहा है आप फॉलो कर सकते हैं उसको, लेकिन मेरे साथ में यह है कि आप 2 सोर्स करंट का कर लो, कोई भी 2 सोर्स, 2 अलग अलग सोर्स, ताकि डायमेंशन सारे प्लग हो जाए। हो सकता है कि किसी ने वो चीज़ कवर ना कराया हो, किसी एक सोर्स में आपको वो मिल जाए। तो आपको जो लगता है, मैं एक मटेरियल का नाम यहाँ ले दूं उससे आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर रोहित सर का करंट अफेयर कोर्स आपने ले रखा है, आप गो विद 1 सोर्स फॉर रोहित सर। रोहित सर का एक तो आपको करना ही है उनका वीडियो, उसके अलावा कोई भी मैगजीन उठा लो आप मार्केट से, जो भी आपको बेस्ट लगता है। आपको तो मार्केट में तो मैगजीन सबको पता है, वही मैगजीन सब लोग उठा रहे हैं, तो आप उठा लीजिए, उसको भी करिए। 2 सोर्स रखिए और उससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा है तो भी ठीक, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर 2 सोर्स से वो क्वेश्चन नहीं पकड़ा पाया तो 10 सोर्स से भी आपको नहीं पकड़ाएगा, और उसके चक्कर में स्टैटिक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वो अलग से। तो उस डायलेमा में मत रहिए। करंट अफेयर्स इज बहुत, हाँ, बजट सर्वे जो भी है उसको अच्छे से करके जाइए, डेटाज वगैरह। बजट सिंपल है कि कहीं से भी बजट उठाए, डेटा तो वही है, लेकिन वो याद हो जाना चाहिए। बजट का मेन डेटा, फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, क्या क्या सेक्टोरियल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो आपको पॉइंट्स, मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आप अटेम्प्ट ले पाए, क्वेश्चन गलत ना हो, वो चीज़ तो इंश्योर करना है आपको। हाँ बताइए। अच्छा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, जहाँ पे मतलब मेरी जर्नी के बारे में ये पूछ रहे हैं बेसिकली। तो मैं बता दूं, मेरी जर्नी बहुत ही स्ट्रगल भरी रही है। इतनी आसानी से मुझे ये एग्ज़ाम, ये सफलता नहीं मिली है। उसका एक रीज़न है, मैं पिछले 12 वर्षों से सेल बोकारो स्टील प्लांट में एज ए सीनियर मैनेजर कार्यरत हूँ।
और मेरी ड्यूटी काफ़ी टफ थी बोकारो स्टील प्लांट में। शिफ्ट ड्यूटी करना होता था। नाइट शिफ्ट में कभी भी कॉल आ जाता है, घर से जाना है, वो इमटेरियल कि आप 2 बज रहा है, 1 बज रहा है। तो मैं ये जर्नी इसलिए बता रहा हूँ कि आप, मेरे पास समय का स्कार्सिटी था। आई डू नॉट हैव कि लग्जरी ऑफ द टाइम कि हम 8 घंटा 10 घंटा है दिन में पूरा, कभी भी सोए कभी भी उठे और पढ़ लिए 5-6 घंटा और सफिशियंट है। वो मेरे पास लग्जरी नहीं थी। और और उस वजह से मुझे चीज़ें लर्न करके, एक्सपीरियंस करके सीखने में समय लगा, क्योंकि ऑलरेडी समय का स्कार्सिटी है, नई चीज़ें हैं। इस बीच में बीपीएससी एग्ज़ाम का पैटर्न भी पूरी तरह चेंज हुआ, मैंने अपने सामने देखा। मेरा ये 4th मेंस है और पहला इंटरव्यू है। 4 मेंस, ये 4th में मैं इंटरव्यू में गया, 3 मेंस 4 मेंस में फेल किया हूँ। आई डू नॉट अपेयर्ड फॉर इंटरव्यू। 66 मेंस हुआ, 1 नंबर से नहीं हुआ। 67 मेंस, हिस्ट्री में मार्क्स ही नहीं मिला। दैट टाइम में हिस्ट्री वाजन में, मतलब ऑप्शनल वाजन पेपर, और हिस्ट्री में आप अगर किन्हीं ने दिया होगा पता नहीं, तो हाँ उसमें हिंदी से सिलेक्शन हुआ है, मैथ से हुआ है, और अलग अलग ऑप्शनल से हुए। बेसिकली हिस्ट्री में मार्क्स नहीं मिला, वहाँ से रिजल्ट आउट हो गया। तो अलग अलग रीजन से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरी असफलता का कारण कोई और था, कहीं ना कहीं मुझे तो उसी सिस्टम से ही रिजल्ट लेना है। तो असफलताओं से तो पहले घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे असफलता मिल सकती है। क्योंकि ये एक ऐसा फेज है, आप प्रीलिम्स पास करो, इंटरव्यू मेंस है, कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो है, जहां आप यहाँ पे एलिमिनेट करके आंसर निकाल रहे हैं, वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी है। फिर एक अलग ही है ऐसे का पेपर। आप हो सकता है जीएस का आंसर बहुत अच्छा लिख लें, फैक्ट्स डाल दें, फ्लो चार्ट डाल दें, बट इन द ऐसे यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू ऐड पॉइंट्स वाइज आंसर लिख दें, फैक्ट्स डाल दें बहुत सारा, कुछ फ्लो चार्ट, ये तो आप कर नहीं सकते। वहाँ तो आपको अपना कुछ व्यू पॉइंट दिखाना है, कैसे एक ऐसे फ्लो में लिखा जाएगा, कैसे पढ़ने में अच्छा लगेगा, कैसे आप कनेक्ट करोगे, जो भी अप्रोच ऐसे का होता है। तो दैट वहाँ फिर इंटरव्यू है, वो एक अलग, आप 15 मिनट में आपकी पूरी पर्सनालिटी वो 10 मिनट में जज करके और 120 मार्क्स में कुछ भी मार्क्स बैठा के भेज देंगे। तो इस चीज को मन में बैठा के मत चलिए कि मैं फेल हो गया। फेल्यूर इज द पार्ट ऑफ योर जर्नी। उसको आप एक सीख के तरह लें, एक्सपीरियंस करें उस चीज को, एब्जॉर्ब करें खुद में, और जो भी रीजन रहा हो आपके फेल्यूर का, उसको आप एनालाइज करिए और कोशिश करिए कि अगली बार अगर फेल भी हुआ तो इन सारे रीजन से तो नहीं होऊंगा। अगर हिस्ट्री में अटेम्प्ट लिया और गलत हुआ, पीटी नहीं निकला मेरा हिस्ट्री के कारण, मैं देखा कि हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन था, उसमें 10 मेरा सही है, बाकी अटेम्प्ट लिया नहीं लिया कुछ ऐसा हुआ, तो मैं तो अगली बार हिस्ट्री ऐसा एटलीस्ट करके जाऊंगा कि हिस्ट्री के कारण तो नहीं फेल होगा। अगर मेरा GS2 में मेंस में मार्क्स कम रहा है, तो GS1 में जितना मेहनत कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत GS2 में करूँगा। इससे अगर खराब हुआ है तो वहाँ ज़्यादा मेहनत कर। आप जब तक सीखोगे नहीं प्रोसेस से, तो इसीलिए टेस्ट सीरीज को भी आप उसी प्रोसेस से लेना, कि हमको हर टेस्ट सीरीज से आप सीखो, खुद में जाके घर में एनालाइज करो, देखो कहाँ गलती हुई, आपको फायदा मिलेगा। 2-3 नंबर का भी एज मिलता है, आप वो एडअप होके वो अच्छा कर सकते हो। और ये जर्नी है, ऐसा नहीं है बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे रैंक से आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेलेंस। बट ऐसा नहीं है कि आप, आपकी जर्नी समाप्त हो जाती है एक फेल्यूर से। कोशिश करना है एक्सेलेंस के लिए, बट दिस इज ऑल्सो ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ए जर्नी। ये सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा, मतलब यूपीएससी हो बीपीएससी हो, ये जर्नी ऐसी ही है। हो सकता है आप अगली बार इंटरव्यू तक गए हो, अगली बार पीटी ना हो, ऐसे भी हुए हैं। मेरा खुद हुआ है 68 69 पीटी, 68 तो पीटी, 67 मेंस के कारण वो तो हो ही नहीं पाया। 69 में मेरा कुछ अलग ही रीजन रहा। खैर जो भी हो रीजन, तो उसको एडॉप्ट करिए, एम्ब्रेस करिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए। बताइए। हाँ बताइए। थैंक यू।
आफ्टर पीटी एग्जामिनेशन, देखिए आफ्टर पीटी एग्जामिनेशन बेस्ट अप्रोच यही होगा रिगार्डिंग कि आपका रिजल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि अगला एग्जाम कौन सा है, अगर आप अदर पीसीएस दे रहे हैं तो हो सकता है वो आ जाए, लेकिन अगर बिहार का तो नेक्स्ट साइकिल अब 1 साल के बाद ही आपको मिलेगा, तो उस टाइम को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर रिजल्ट होने जा रहा है तब तो वेल एंड गुड, आप वो करेंगे, नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो पोर्शन आपका मेंस का जो स्टैटिक है, मेंस में भी बहुत सारा पोर्शन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, स्टैटिक पोर्शन है, ज्योग्राफी है, आप उसको तैयार करें, जो भी मटेरियल से आप अपना एक कंटेंट बनाइए उसको प्रिपेयर करिए, और उसको आप अगर बीच में आंसर राइटिंग कर पाते हैं, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग किए हुए आप मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो निकल जाए, वो करना ही होगा। आप पीटी से मेंस के बीच में करो, पीटी एग्जाम रिजल्ट निकलने के बाद करो, आप जब भी करो, लेकिन आंसर राइटिंग के बिना तो आप जा ही नहीं सकते, तो वो आपको डिसाइड करना है कि हम किस फेज में हैं, हमको अभी क्या करना है। बट पीटी के बाद का टाइम मुझे लगता है ये रिगार्डिंग ऑफ द रिजल्ट आपको मेंस के लिए एटलीस्ट 2 महीना 3 महीना, अगर पीटी हो रहा है तो करना ही है, नहीं हो रहा है तो अगली बार के लिए तो यूज होगा ही होगा। देखिए एसए पेपर के साथ ये मेरा पहला मेंस था, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू मेंस फॉर 68 एंड 69, तो आई वॉज राइटिंग ऐसे फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। तो वो ऐसे के पेपर पे तो मैं कंपैरिजन बता नहीं पाऊंगा आपकी मैंने क्या इंप्रूव किया, क्योंकि वो तो इम्प्रूवमेंट अभी क्या है नहीं, वो आया ही नहीं, क्योंकि पहला ही अटेम्प्ट था वो ऐसे का। हाँ GS1 और GS2 का बताया जा सकता है कि हाँ पहले क्या गलतियां हो रही थी और अभी उसको क्या सुधार करना है। देखिए GS1 में पहला एक वाइटल पोर्शन है DI, कोशिश यही होनी है कि DI में 72 आउट ऑफ 72 आना है, अगर वो आ जाता है तो आपके पास कुशन होगा रिजल्ट को अच्छा करने का। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि अगर DI में मार्क कम हो गए, 1-2 DI गलत हो गया तो रिजल्ट नहीं होगा, वो भी लॉजिक नहीं है। लेकिन DI को अटेम्प्ट करिए, मुझे लगता है कि पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है कि लास्ट में DI बनाने के चक्कर में हड़बड़ में कुछ गलतियां होती हैं या छूट जाता है DI। आप उसको बनाइए, और कोशिश तो यही है, आप जब मेंस का टेस्ट सीरीज लिखेंगे उसमें 72 अटेम्प्ट करना है, मतलब अटेम्प्ट तो करना ही है, करेक्ट भी करना है। और GS1 का जो दूसरा सेक्शन है हिस्ट्री, पहला पार्ट 1, बहुत फिक्स क्वेश्चन है अभी तक भी, अभी भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें है नहीं। आपको क्वेश्चन तैयार होने चाहिए, जो भी आपको लग रहा है, अभी वहाँ पे फिल्टर आउट नहीं करेंगे आपकी ये आएगा ये नहीं आएगा, गांधी पूछ दिया तो नेहरू नहीं आएगा, ये आएगा, मौर्य आर्ट पूछ दिया तो पटना कलम नहीं आएगा। आपको हॉलिस्टिक नोट्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए और वो मेमोराइज होना चाहिए। GS में जहाँ क्वेश्चन फिक्स है वहाँ आपका आंसर फिक्स हो जाना चाहिए, भले डायमेंशन कुछ भी हो, आप लिखेंगे अपने उसी आंसर को, सिर्फ मोल्ड करेंगे उसके डायमेंशन में, क्वेश्चन के डायमेंशन में। ये एक चीज जो है मैंने जो ओवर द टाइम सीखा है। कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर मेमोराइज नहीं है, मौर्य कलम फिक्स क्वेश्चन है ना, वो कुछ भी पूछेगा, मौर्य आर्ट अगर 8 मार्क में पूछे 38 मार्क में पूछे, लिखना तो मुझे उतना ही है। अब वो क्या ही पूछ लेगा, फीचर पूछ लेगा, रिलेशन पूछ लेगा बुद्धिज्म से, बिहार में इम्पैक्ट पूछ लेगा, 3-4 डायमेंशन कवर है, जो डायमेंशन पूछेगा उसको हमको लिख के आना है, वो मेमोरी में होना चाहिए। अगर रट नहीं पा रहे हैं तो दिक्कत है, ये वर्ड हो सकता है खराब लगेगा कि रटना है, बट बिना उसके नहीं होगा। आपको जो फिक्स है वो तो याद रहे, अब जो फिक्स ही नहीं है, करंट का क्वेश्चन जब मैं जान ही नहीं रहा हूँ कि वो क्या आएगा, जैसे आप 71st का करंट का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, उसका कोई और सोर्स नहीं था, मतलब किसी ने भी क्वेश्चन कि 2024 का कोई ट्रिटी अभी आएगा, तो वहां तो कर नहीं सकते, लेकिन जहां कर सकते हैं वहां तो आप अपने आंसर को मोल्ड करके रखिए, और वहां बस उसको उस वे में जितना GS2, हाँ GS1 में और भी है, जैसे कि हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोशिश करिए उसमें मैप लाने का, मैप फ्लो चार्ट ट्राई करना है, लाना ही लाना है, क्योंकि उससे आपके 1-2 नंबर इंक्रीज होंगे। पूछोगे क्या लाऊंगा मैप में, आप ट्राई तो करो, कोई भी चीज़ है, चंपारण पूछ दिया है, मैप लाओ, बिहार का लाओ, चंपारण का एरिया दिखाओ, खत्म। मौर्य आर्ट दिखाइए, इंडिया का ओल्ड एंशिएंट इंडिया का मैप बनाइए, मौर्य रीजन दिखाइए, जो भी कर सकते हैं आप वहां पे बनाइए, पिलर का फोटो बनाइए और सारनाथ स्तंभ बनाइए, जो भी कर सकते हैं कि आंसर को अलग करना है, तभी तो वो 15 नंबर से 20 नंबर पे जाएगा 38 में। अगर 8 में 4 आ रहा है तो 4.5 5 करना है, तो कुछ तो करना होगा,
कोटेशंस अगर कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसको डालिए, इंट्रोडक्शन में डालिए, कंक्लूजन में रेडीमेड कंक्लूजन अगर कहीं से कोटेशन मिल रहा है उसको यूज करिए। नॉट लिस्ट के मतलब वो कि किसका कोटेशन है वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है। GS2 में डेटाज फैक्ट्स आपको लाने ही है, रिपोर्ट्स के। पॉलिटी का क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बिना अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखा है तो आपको मान के चलिए कि 1-2 नंबर कम हो जाएगा। वो आना ही है, कमिटी रिकमेंडेशन आना ही आना है, वो नॉन नेगोशिएबल है पॉलिटी में। इकोनॉमी में है तो इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे का डेटा फैक्ट आना ही पड़ेगा। साइंस का है तो कुछ रिसेंट्स का जो डेवलपमेंट है, AI समिट से अगर कुछ आ रहा है चीज़ तो उसको डालना ही है उसमें। कहीं पे किसी ने वर्ल्ड लीडर प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पे कुछ स्टेटमेंट दिया है जो रिलेवेंट है क्वेश्चंस के, तो लाना है। वो सब आपका ब्राउनी पॉइंट्स है जो आपको 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स इंक्रीज कराएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका बेसिक कंटेंट क्या है। हाँ बताइए। थैंक यू। हाँ ओके, सॉरी फॉर लॉस। देखिए ठीक है, बैठ जाइए। थंब रूल तो पहला यही है कि क्वेश्चन छूटना नहीं है। अगर क्वेश्चन छूट रहा है तब तो फिर लॉस आपका ही है, क्योंकि अगर आपने लिख दिया तो वो 0 तो नहीं देगा, इतना तो फिक्स है। 1 दे, 2 दे, आधा, जो भी दे, लेकिन मार्क्स तो कुछ तो मिलेगा आपके, राइट, जो भी आपने कंटेंट लिखा है। अब आपने कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ और ही लिख दिया होगा, कुछ तो लिखा होगा, भले वो रिलीवेंट ना हो। तो टारगेट तो पहला ये होना है कि हमको तो क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है। अब वो माइंडसेट के साथ एग्जाम में बैठना ही नहीं है। अब जैसा ये बता रही हैं कि 8 मार्कर के क्वेश्चन में होता है कई बार, तो यहाँ दोनों 8 मार्कर का क्वेश्चन में दोनों प्रॉब्लम आता है। कंटेंट ओवरफ्लो का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मौर्य भी 8 मार्क में पूछ रहा है। अब उसमें 38 मार्क का कंटेंट, अब उसको 8 मार्क में मोल्ड करना है। सेम क्वेश्चन 38 में भी पूछ देता है, तो वहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है कंटेंट, अब उसको कंसाइज करना है। तो 8 मार्कर का क्वेश्चन कुछ भी आए, वो आपको आ रहा है नहीं आ रहा, आपके पास कंटेंट कितना है उसको आप साइड में रखिए। आपको 2 डायमेंशन 8 मार्क के क्वेश्चन में लाने हैं। वो सिंपल संथाल विद्रोह लिख दिया है, अब उसमें क्या लिख सकते हैं आप? संथाल विद्रोह सेम आपको 38 मार्क में ही पूछ रहा है, आप वो तो पूरा नहीं लिख पाएंगे। ये मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ जहाँ पे कंटेंट आपके पास बहुत है, तो आपको 2 डायमेंशन लाना है। संथाल विद्रोह का जो काउज ऑफ संथाल विद्रोह और उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 2-2 लाइन का डालना है, खत्म। 2 डायमेंशन, 4 पेज, पहला पेज दूसरा पेज कवर हो जाएगा। और अभी तो लास्ट BPSC में तो पेज भी कम दिया है, 8 मार्कर में हाफ पेज दिया है। तो और जहाँ कंटेंट नहीं आ रहा है वहाँ डरना नहीं है। जैसे कि एक 71st में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे जिसमें किसी को कुछ नहीं आ रहा था, वो आ ही नहीं रहा था GS2 में। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा पेज खाली छोड़ के आ जाएंगे, तो आप उस मेमोरी को लाओ। अरे कोई भी ट्रीटी है, आप सोचो कोई भी ट्रीटी है वो किसी कंट्री के साथ हुई, इंडिया के लिए उसमें क्या क्या हो सकता है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो फिक्स है ना। अगर थोड़ा बैक ऑफ द माइंड में लाएंगे कि अमेरिका के साथ अगर कोई हुई होगी तो उसमें टेक्नोलॉजी तो एक पार्ट होगा। इजराइल के साथ कुछ हम लोग का एग्रीकल्चर का, डिफेंस का चलता रहता है। कुछ लेके आइए, मैरीटाइम रीजन में है तो वो लेके आइए आप, सागर वागर जो भी आपने पढ़ा है उसको डालिए, मोल्ड करिए, उससे लैच करिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास एग्जैक्ट कंटेंट है नहीं। पेज तो आपको भरने, क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। और कभी भी थोड़ा स्पेस वगैरह जो भी है शुरुआत से ही, ऐसे नहीं कि बहुत छोटा लिख के चल रहे हैं, अचानक कंटेंट लिख दिया पूरा लेकिन पेज बचा रह गया, तो वो भी नहीं है। आप थोड़ा स्पेसियस बनाइए उसको, बहुत ज़्यादा भी नहीं, और कोशिश करिए पेज भरने का। टफ काम है बट उससे बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन जाता है कि तो सारा पेज है भरा है। डेली आंसर राइटिंग तो एक टफ चीज़ है ऑनेस्टली। मतलब मैं ये कह दूं कि डेली आंसर लिखो, मैं खुद कर नहीं पाया, मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो, लेकिन वही चीज़ है, अगर आपके पास समय आपको परमिट करता है तो यू कैन राइट 1 8 मार्क का क्वेश्चन एटलीस्ट डेली। 2 पेज तो लिख ही सकते हैं। अगर उससे भी ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है तो एटलीस्ट 38 मार्कर वीक में 2-3 बार तो उसको लेके आइए। अब ऐसा नहीं है, लिखना नहीं है बस ओनली, आपको विद इन द टाइम फ्रेम लिखना है, तो वो हैबिट डेवलप करिए। आप एक ही लिखिए, टाइम फ्रेम के साथ लिखिए। 38 मार्कर का क्वेश्चन है तो 20 मिनट में पूरा करना है,
वो 21वां मिनट में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 21वां मिनट में जाएगा तो वहाँ फिर वहाँ भी आपको टाइम का दिक्कत होगा। 8 मार्कर का क्वेश्चन है तो हमको 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना भी है उसमें कंप्लीट करना है, क्योंकि पूरा पूरा कर 8 मार्कर आपको 15 मिनट में करना पड़ सकता है। तो उस चीज़ को आपको हैबिट प्रैक्टिस से तो लाना ही होगा। मॉक का कोई अल्टरनेट नहीं है, वो आपको देना होगा। आप कब दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, दैट इज योर कॉल, बट यू हैव टू। नहीं, उसमें शॉर्ट नोट्स का ये है कि वो अगर कर पाते हैं तो उससे बेनिफिट होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर आप बुक में ही कुछ हाईलाइट कर पाएँ, नोट्स में ही कुछ आप मार्क कर पाएँ, और फिर रिवीजन के टाइम में आप जो हाईलाइटेड या मार्क्ड कंटेंट है सिर्फ उसको ही देखें, तो आप जो एक्स्ट्रा टाइम वे मतलब जाएगा आपका नोट्स लिखने में, बनाने में, वो आप बचा सकती हैं। तो ये दोनों का प्लस माइनस है। अगर आपने बना रखा है तो आप सेंटर तक ले जा सकते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, अगर कुछ रखना चाहें तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं प्रायोरिटी कि हाँ इसकी तो शॉर्ट नोट्स बना लेनी है, बाकी को कॉपी में मार्क कर लेना है। वो आप प्रायोरिटी देख लीजिए कि हाँ ये तो अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आने के चांसेस हैं, तो इसका मैं बना लेती हूँ, इसको मैं मार्क करके रख लूँगी, घर से पढ़ के चली जाऊँगी, ये साथ में जाएगा, इसको लास्ट मोमेंट में देखूंगा। तो वो सारा चीज़ आप कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के आप शॉर्ट नोट्स बनाने के पीछे चले जाएं। वो कर सकते हैं आप, वो कर सकते हैं आप। वही कह रहा हूँ, एग्रीकल्चर है, आप उसमें सर्वे और बजट्स का जो भी डेटा है, कुछ कोटेशंस हैं कहीं से और कुछ रिपोर्ट का है, कुछ न्यू स्कीम्स आए हैं गवर्नमेंट के, वो तो कहीं कोई भी क्वेश्चन आए आपको तो वो सारा कहीं ना कहीं डालना ही है। वे फॉरवर्ड में डालना है, कंक्लूजन में डालना है, या फिर बॉडी पार्ट में कहीं भी डालना है। और कुछ रिलीवेंट डेटा आप इंट्रोडक्शन में भी डाल सकती हैं, तो वो आप एक जगह लिख के वो कर सकते हैं, उसका तो बेनिफिट मिलेगा। ओके, वी विल कंक्लूड इन 5 मिनट्स। हाँ, ओके। देखिए, करंट का जहां तक है, आप जो भी दो सोर्स मैंने जो भी बताया, अगर आपने दो सोर्स फिक्स कर लिया है तो यू हैव टू बी श्योर कि वो दो सोर्स से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। अब उसको कितना बार रिवाइज करने से आप उस लेवल पे पहुंचेंगे वो आपका कॉल है। अगर एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 5 बार में वो कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जो चीज आप उठाए हैं उसके बाहर से आ रहा है तब तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उससे आ रहा है और दो सोर्स इनफ है, अगर आना है तो उसी से आएगा, तो वो छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको, आप देखिए कि आपने जो करंट करा है, क्या टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो और कवर करना है, करंट नेशनल में है तो क्या और एडिशनल पढ़ना है। सिमिलरली फॉर स्टैटिक, अगर आपको लग रहा है कि हिस्ट्री में मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा है तो आप उसको साइड में रख के जहाँ स्ट्राइक रेट कम हो रहा है उस पर टाइम ज़्यादा दे सकते हैं। अगर करंट आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ दिन करंट को बढ़िया और करना है, इसमें परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, तो आप ज़्यादा टाइम लेके शुरुआत में अभी करंट को खींच सकते हैं, बट आपको एट लास्ट एट वो रिवीजन होके वो तैयार होना चाहिए कि सोर्स से आए तो हम बनाने की स्थिति में हों। कौन क्वेश्चन? नहीं तो इवैल्यूएशन हो के आपको जब भी मिलेगा तो वहां तो आपके सामने तो चीजें आएंगी ना, आपने ही वो आंसर लिखा है तो आपके सामने जब वो आएगा तो आप तो रिकॉल कर पाओगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये डायमेंशन लिखे, क्या क्या मिसिंग है, फीडबैक्स तो आपको सामने मिलेगा, इसमें क्या दिक्कत है। नहीं तो ये तो आपको फीडबैक जहां से इवैल्यूएशन आप कराओगे वो देंगे ना फीडबैक, आप तो उनको उस समय बात करो ना। अब ऐसा थोड़ी,
आपका कितने दिन के बाद मिल रहा है, वहां तो आपको एक दिन GS1 होगा, अगले दिन GS2 होगा, तो आपको तो उस माइंडसेट में रहना है ना कि आप ट्यून में रहो। तो डिले होने दीजिए, उसमें आपका कंट्रोल तो नहीं है ना। नहीं तो ये तो आप इवेल्युएशन टीम के साथ बात करो कि मुझे इवेल्युएशन टाइमली चाहिए, आप उस टाइम को कम करिए, हमको फीडबैक नहीं मिल रहा है तो हम अगले टेस्ट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये तो चीजें आप उनको बोलिए ना, आप वो कर, ये आपका जेन्युइन कंसर्न है, मैं अभी आपका डाउट समझ गया कि मुझे फीडबैक मिलेगा नहीं तो मैं अगले टेस्ट में इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, इंप्रूव कैसे करूंगा। तो यू शुड हैव टू टॉक टू द इवेलुएटर। आप इस चीज को बोलिए कि इवेलुएशन का एक टाइम फ्रेम बनाइए, और अगले टेस्ट से पहले मुझे इस टेस्ट का इवेलुएशन चाहिए। मान लीजिए GS1 का टेस्ट हुआ, अगला टेस्ट तो GS2 का है, उसमें तो आपको इंप्रूवमेंट आपको तो GS2 के लिए देखना है, उसका अगला टेस्ट ऐसे का होगा। तो इतना टाइम मिला, अब तो दे दो GS1 वाला कॉपी, तभी तो फिर अगला GS1 देखने से पहले, करने से पहले एक बार देख के जाऊं कि हाँ GS1 में क्या गलतियां हुई। तो आप वो चीज इंश्योर करिए। हाँ आपका हो गया, एक सेकंड। हाँ बताइए। देखिए ऐसे एक बहुत ही मतलब डाइवर्स चीज है, वहाँ आपको कौन सा टॉपिक मिल जाएगा तो उस आप टॉपिक का तैयारी तो कर नहीं पाएंगे कि हाँ मैं ये टॉपिक कवर करके जाऊंगा, ये टॉपिक आ जाएगा, उस वे में अगर तैयारी करेंगे तो जाएंगे नहीं। तो बेटर है आप उसका थीम को पकड़िए, जो भी थीम है अभी तक तो फिक्स है BPSC में। अब अभी 72वीं आगे क्या करेगा वो पता नहीं, बट अभी तो इन्होंने पूरा पूरा थीम पकड़ के चल रहा है BPSC ऐसे में। आप एनालाइज कर पाएंगे पेपर, इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक सेकंड। हेलो, हाँ हमको टाइम लगेगा थोड़ा अभी। कितना देर में? ठीक है हम आते हैं, ठीक है, 10 मिनट में आते हैं। ठीक। तो आप थीम को तैयार करिए, अभी तक थीम फिक्स है, 10 थीम अगर आपने तैयार कर लिया, उस थीम में आप कोटेशन तैयार करो, एनेक्डोट तैयार करो, उस थीम में अगर कुछ अच्छी स्टोरी, कुछ पोएम्स आ रहे हैं आप उसको तैयार करो, कोटेशंस तैयार करो, हिंदी के दोहे हैं अगर कुछ हैं आप उसको तैयार करो। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो, क्वेश्चन जो भी हो, क्वेश्चन है तो इन्वायरमेंट का इससे, और वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो आपको बांध नहीं रहा है एक दायरे में। इससे कभी भी एक इससे एक दायरे में बंध के आप नहीं लिख सकते हैं, आप स्वच्छंद हैं उसमें, वहां पे आपके पास लिबर्टी है, आप एग्जामिनर को जो दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। हाँ लेकिन इन्वायरमेंट में करप्शन तो लिख के नहीं आएंगे ना। तो उस चीज को आप फिक्स करिए, आप थीम पकड़िए, थीम को तैयार करिए। और बिहार स्पेशल वाला जो मुहावरा वाला एस्से है, उसमें तो सिंपल है, उसका अर्थ को पकड़िए और डायमेंशंस को खोलिए। आप एस्से को पकड़ नहीं सकते, उसके थीम को पकड़िए, दायरे को बनाइए और फ्लो बनाइए एस्से में। एस्से में फ्लो सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो एक बार, अब वो एस्से लिखने से आएगा, आप लिखिए, इवेल्युएशन कराइए, इवेल्युएशन टीम से बात करिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट एस्से लिखने से ही होगा। आप देखिए कि उस थीम के अंदर आप अपने जो भी आपने पॉइंट्स बना रखे हैं, डाटा बना रखे हैं कि हाँ इन्वायरमेंट का, ग्लेशियर लॉस का ये डेटा है, एग्रीकल्चर का GDP का कुछ ये डेटा है, अब कुछ क्रॉपिंग इंटेंसिटी का ये डेटा है, तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में देखिए कि हम ये सब डेटा तो रखे थे, डाले कि नहीं डाले। कुछ MS स्वामीनाथन का कोटेशन है तो देखिए कि आप वो डाले कि नहीं डाले, नहीं डाले तो क्यों नहीं डाले वो सोचिए। ऐसे आपको रोक तो नहीं रहा था, ये कहाँ कह रहा था कि आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी का डेटा मत डालिए। इससे कुछ भी हो, अगर वो एग्रीकल्चर से है आप उसको लैच करिए, लाइए उस पॉइंट पर जहाँ पे वो डेटा आए, रिलीवेंट तरीके से आए, एब्रप्ट ना लगे। तो वो चीज़ें, हाँ मैम बताइए। सॉरी, MCQs ऐसे कोई काउंटिंग करके अभी सॉल्व आप वैसे मत जाइए कि पर डे मुझे इतना MCQ सॉल्व करना है, दैट इज ए वेरी रॉ मेथड, और वो वैसे नहीं होगी आपकी। आप कोशिश करो, आपने हिस्ट्री रिवाइज करा, पॉलिटी रिवाइज करा, जो भी आपने रिवाइज करा, आप एक दिन लो, पूरा दिन लो, जो भी टाइम लो, रिवाइज करो, फिर उसके PYQs लगाओ, टेस्ट पेपर्स, ओल्ड टेस्ट पेपर्स हैं वो लगाओ, एनालाइज करो, फिर अगला टॉपिक पे मूव करो। नॉट कि हाँ आज मैंने 1000 MCQ अटेम्प्ट कर लिए, दैट इज द वेरी रॉ थिंग। ओके लास्ट क्वेश्चन, अभी कंक्लूड करेंगे इसको। ऑब्वियस है।
यस नहीं वो है, देखिए वही कह रहे हैं कि ये फेज तब आएगा जब आप बीपीएससी को एक बहुत लंबा समय दे चुके होंगे, तभी तो फिर आपको ये डिसीजन लेना होगा कि अब मुझे स्टॉप करना है या और एक अटेम्प्ट आगे लेना है। तो जब आप इतना फेज 1 2 3 अटेम्प्ट आप दे चुके हैं ऑलरेडी, तो आप अपने आप को जज तो कर पाएंगे ना कि मैं इंप्रूव कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं पीटी अगर पिछली बार मेरा नहीं हुआ था तो क्या इस बार हो गया है ना। मेंस लिखा हूँ, मेंस अगर मैंने पिछली बार लिखा था इस बार भी लिखा है, हो सकता है दोनों बार मेंस नहीं हुआ तो, लेकिन क्या मेरा मार्क्स इंप्रूव हुआ, मेरा राइटिंग का स्किल इंप्रूव हुआ। वो चीज अगर इंप्रूवमेंट आपको लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं इंप्रूवमेंट हुआ है, अभी थोड़ा और अगर अच्छे से किया जाए मैं क्रैक कर सकता हूँ, वो फीलिंग आपको आ रही है, यू शुड गो विद इट। आप भूल जाओ बाकी चीजें फॉर दैट मोमेंट, जहां तक आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है बट मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये फीलिंग मर गई है, दैट वाज द टाइम कि आपको कॉल लेना है कि क्या करना है। लेकिन आप, मैं ये अभी इस एग्जाम के लिए आपको स्टेक पे अगर कुछ लगाना है तो आप लगाइए, बट इंश्योर करिए कि जो चीज़ स्टेक पे लगा है उसके बदले में आप वो मेहनत इधर चैनलाइज कर पा रहे हैं। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको स्टेक पे लगाने का क्या मतलब है। ये इंश्योर करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ओके, थैंक यू।